ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया है आपको याद होगा। पिछले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाले टॉपिक को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप आ रहा होगा और आप लोग अपने घर पर अच्छे ढंग से रिविजन कर रहे होंगे, क्योंकि कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपका जो अध्ययन सामग्री है वो अध्ययन सामग्री बिल्कुल उसी लाइन पर है जिस लाइन पर आपको क्लास दिया जाएगा। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जिस बिंदु पर पहुंचे, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमें कितने आस्पेक्ट कवर करने हुए और हमने आपके साथ ये आस्पेक्ट कवर किया। ये है पेरिस शांति, पेरिस शांति समुद्र, पेरिस शांति समुद्र। अब यहाँ पेरिस शांति समुद्र को मैंने डाला और फिर इसके आस्पेक्ट पर अपनी जाइए। पहला हम लोगों ने कवर किया है पराजित राष्ट्रों, पराजित राष्ट्रों को दंडित करना, पराजित राष्ट्रों को दंडित करना, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें हमने आपको तीन चार संधियों के नाम बताई। बाकी सारी संधियां आप भूल जाइए। मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि बाकी संधियों का आप नाम याद रखिए, सिर्फ आप वर्साई की संधि को आप ध्यान रखिएगा। और इस पर मैं एक प्रश्न भी फॉर्म कर देता हूं, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए कि वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। हालांकि मैं इस प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा जीएस के पेपर में कम से कम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ऑप्शनल के पेपर में प्राय इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। तो स्टडीज के पेपर में शायद इस प्रकार का प्रश्न ना पूछे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वर्साई की संधि में ऐसा क्या था। इसमें आपको जर्मनी का जो भूभाग काटा गया उसके टेरिटोरियल अरेंजमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। जो 4-5 बिंदु हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आप बताएंगे कि जर्मनी ने अपने 13% भूभाग और 13% संसाधन खो दिए। इसके अलावा बाकी और चीजें हैं, उनके बारे में आप उसको डालिए, क्योंकि देखो यह अपने आप नए तरह की संधि थी। अब ये संधि इस प्रकार से थी कि आज तक किसी भी संधि में पराजित पक्ष को इतना अपमानित और दंडित नहीं किया गया था जितना पेरिस शांति संधि। वैसे और राष्ट्रों के साथ भी संधियां की गई है। आप देखते हो सेंट जर्मेन की संधि, जानबूझकर हमने उसको छोड़ दिया है, वैसे मैंने आपको अध्ययन सामग्री में डाल दिया है, तो उनकी चर्चा करने का फायदा नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। तो एक पक्ष आपका यह होगा। इसमें मैंने 4-5 बिंदु दिए कि क्यों वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज वर्साई की संधि में क्यों नहीं था, इसका एक बिंदु हमने डाल दिया है। अब हम दूसरा मुद्दा उठाते हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने आपसे क्लियर किया है कि यूरोप के अल्पसंख्यक समूहों को, यूरोप के अल्पसंख्यक समूहों को, अल्पसंख्यक समूहों को आत्मनिर्णय का अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करना। आत्मनिर्णय का अधिकार मतलब जब अमेरिकी प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आया था, वुडरो विल्सन ने यह दावा किया था कि अगर मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में जो डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्हें अगर राइट टू सेल्फ जजमेंट दे दिया जाए, मतलब उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया जाए, तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में अंतिम युद्ध साबित होगा। क्योंकि आपको पीछे मैंने बताया है कि कैसी बड़ी बड़ी साम्राज्यों में अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग की जा रही थी, जिस कारण से वहां अस्थिरता आ गई थी। बस आप यही समझिए, इसको आप बाल्कन क्वेश्चन कहते हो। वो बाल्कन समस्या के विषय में कहा जाता था। बहुत कम लोग उस समस्या की जटिलता को समझ पाते, इतनी जटिल समस्या थी बाल्कन की, तो वह इन्हीं अल्पसंख्यक समूहों के कारण था। तो अब देखो जो समाधान दिया गया था विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में, वह समाधान आप कह सकते हो कि वह समस्या से भी ज्यादा जटिल सिद्ध हुआ। क्योंकि पहले क्या था कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूह एक बड़े साम्राज्य अर्थात हैसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षित रूप में निवास करते थे। सुरक्षित नहीं थे, उनके बीच बीच में उथल पुथल आता रहता था। बावजूद इसके किसी तरह से सदियों से यह हैसबर्ग साम्राज्य में चला रहा था। अब चूंकि मैंने पीछे आपको बताया होगा कि जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी के पड़ोस में मैं यही आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो जर्मनी के पड़ोस में आप देखिए ये जो नए नए राज्यों का गठन हुआ, तो इसमें नए नए राष्ट्रों का यही थे। जैसे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य हैसबर्ग साम्राज्य टूटा, तो चेकोस्लोवाकिया बना था, ऑस्ट्रिया बना, हंगरी बना, यूगोस्लाविया बना। ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया। थोड़ी बहुत जनसंख्या जो रूम जनसंख्या थी रोमानिया में उनको दे दी गई और पूर्ण जनसंख्या पोलैंड में। हालांकि उतनी जटिलता में आपको नहीं जानी, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन जो ये नए राष्ट्रों का जो गठन हुआ, ये राष्ट्र जैसे आप कह रहे हो कि या दावा कर रहे हो कि अल्पसंख्यक समूहों को हम आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे, तो जैसे आपने एक नेशन बनाया, उसमें एक माइनॉरिटी ग्रुप को राइट टू सेल्फ जजमेंट मिलना चाहिए था, तो आपने उसमें एक माइनॉरिटी ग्रुप को नहीं दिया, बल्कि उसके साथ कुछ दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिक्स कर दिया। उसके साथ आपने किसी दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि चूंकि वह इस बात से भयभीत थे कि जो जर्मनी है वो जर्मनी एक
बड़ा राष्ट्र है। और जब से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण हुआ था, तब से यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। पीछे मैंने शक्ति संतुलन बिगड़ने की बात कही है, तो अब यहाँ अगर उसके पड़ोस में बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र होंगे, तो उससे अगर भविष्य में जर्मनी का उफान होगा, तो फिर वे राष्ट्र जर्मनी को दबा देंगे। अब इसके लिए उन्होंने कितने उपाय किए? 2 उपाय किए। एक उपाय कि जर्मनी को काट कर छोटा कर दिया गया, तो आप जर्मन जनसंख्या को अलग करके कहीं और रख देते हो। तो आप जर्मन जनसंख्या को कहीं अलग करके रख देते हो। एक तरफ आप अन्य राज्यों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कर रहे हो, परंतु दूसरी तरफ आप जर्मनी के आत्मनिर्णय के अधिकार को अस्वीकार कर रहे हो। ये आप निर्णय के अधिकार को आप अस्वीकार कर रहे हैं, तो क्या कि जर्मन जनसंख्या को भी तो सेम राइट चाहिए। तो एक गलती तो यहाँ आपने करी। दूसरा, अब आप जो नए-नए राष्ट्र बना रहे थे, उसमें आपने वादा किया था कि हम एक अल्पसंख्यक समूह को एक राष्ट्र देंगे, लेकिन तब वो राष्ट्र का आकार छोटा हो जाता। तो वैसी स्थिति में वो राष्ट्र भविष्य में जर्मनी के उफान को नहीं रोक सकता था। तो आपने क्या किया? आपने एक दूसरा सरल तरीका अपनाया। सरल तरीका यह है कि चलो 2-3 नेशनलिटीज़ के लोगों को, 2-3 अल्पसंख्यक समूहों को मिलाकर हम एक राष्ट्र बना लेते हैं। तो आपने तात्कालिक रूप में समस्या का हल तो कर दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत समस्या तो यही थी ना, कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूह तो साथ-साथ नहीं रहना चाहते थे। तो एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य से बचने के लिए वो एक पृथक राष्ट्र की मांग करते थे। अब आपने जो राष्ट्र बनाया वो भी बहुराष्ट्रीय हो गया। तो इनमें तो समस्याएँ बनी रह गई ना। तो आपको आगे पता चलेगा 1993 में जब पूर्वी यूरोप के देशों में परिवर्तन हुआ है, सोवियत रूस का 1991 में विघटन हुआ है, उसकी चर्चा हालाँकि आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, लेकिन हम उसकी चर्चा आपके साथ अवश्य करेंगे ताकि आप उस समस्या को भी समझ सको। तो जब पूर्वी यूरोप के देशों में जब परिवर्तन हुआ है, तो वहाँ पर जो पहले की सरकारें हैं गिरी हैं, बड़े-बड़े साम्राज्य हैं वो टूट रहे हैं। तो उसी क्रम में जो पूर्वी यूरोप की समाजवादी सरकारें हैं वो गिर रही हैं। तो उसी क्रम में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया उन दोनों का विघटन हो गया। इस पर एक उस समय एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, प्रसिद्ध हिस्टोरियन ब्रिटेन के, और उनका नाम था एरिक हॉब्सबॉम। अब वो नहीं रहे, 2012 में उनका डेथ हो गया। और ये घटना बता रहा हूँ 1993 की, 1993 की। तो उन्होंने जब यह दृश्य देखा कि यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया ये दोनों टूट रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यह पेरिस शांति सम्मेलन का ही पुराना चिकेन है, जो चिकेन दोबारा पक रहा है। मतलब कि उनका यह कहना था कि दिस इज द लास्ट यू कैन से अनबेक्ड चिकन, मतलब अधपका चिकन जो दोबारा पकने आया। तो इसका मतलब है कि यह समस्या बनी रह गई। तो दूसरा मैंने आपको दिखाया कि दूसरी समस्या ये थी जो पेरिस शांति सम्मेलन में उसको हल किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वन में ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ। अब ये 2 है। अब इसके बाद तीसरा मुद्दा आपने डिस्कस किया, सामूहिक शांति। तो सामूहिक शांति के रूप में राष्ट्रसंघ का गठन तो हुआ। चलो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की दिशा में की स्थापना, सामूहिक शांति की स्थापना के क्रम में आपने राष्ट्रसंघ का गठन देखा, तो लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, सामूहिक शांति की दिशा में प्रयत्न हुआ। पहले तो उसकी सदस्य संख्या पहले कम से 1940 पहले 41 सदस्यों से शुरू हुई थी, लेकिन 1941 तक जाकर उनकी सदस्य संख्या 60 हो गई, 60 हो गई। आपको एक दिलचस्पी की बात यह है कि इंडिया भी उसका मेंबर ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस बनी, तो लीग ऑफ नेशंस में मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशंस से अपेक्षा थी कि चलो ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। इससे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, जो भी संगठन बन रहा था, वो बस अखिल यूरोपीय स्तर पर, ये वैश्विक स्तर पर, और इससे अस्थायी शांति की अपेक्षा भी की गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस लीग ऑफ नेशंस में तो पहले ही स्थापना के समय ही इसमें ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने का कारण था, इसका जो संस्थापक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसी का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो आप यूएसए की फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है, उसका फॉरेन पॉलिसी के मामले में उस पर सीनेट का भी अनुमोदन चाहिए, और सीनेट उच्च सदन में पावरफुल भी है। तो अब क्या है कि जब वह मामला सीनेट उच्च सदन में गया, तो सीनेट ने उसको अप्रूव करने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत पहले मैंने मुंडो डॉक्ट्रिन बताया हुआ है, मुंडो सिद्धांत। कुल मिलाकर उसका कहना यह था कि चलो ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यूरोप में झांकेगा, नहीं यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका में झांकेगा। उस सिद्धांत के खिलाफ जा रहा था, उसने विद्रोह कर दिया, और कुल मिलाकर वुडरो विल्सन महोदय यहाँ से लौट कर निराश होकर चले गए। तो लीग ऑफ नेशंस तो अपने संस्थापक सदस्य का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं कर सकता, समझ सकते हो। और इसके अलावा उधर फ्रांस चाहता था कि भाई इसको एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, इसको आर्मी की शक्ति दीजिए, इसके पास कुछ दंडनीय यानी कुछ दंड की शक्ति हो, कोर्सिव पावर हो, और यह चाहे तो कम से कम वैसे जो उद्दंड और अनुशासनहीन राष्ट्र है उसे दंडित कर सके। लेकिन यह बात ब्रिटेन और यूएसए नहीं चाहता था। ब्रिटेन और यूएसए चाहता था चलो एक ऐसा हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ आपस में लोग बैठकर केवल कंसल्ट कर सके, विचार विमर्श कर सके। इस और संगठन से उनको कोई बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। तो इस प्रकार से उनका एक नज़रिया अलग था। तो इस तरह से यूएसए और ब्रिटेन ने इसको पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने दिया। तो इसकी दूसरी कमजोरी यह रह गई। तीसरी कमजोरी है कि आज आपने यूएनओ तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो यूएनओ में आप देखते हो कि वैसे तो उसके बहुत 6 निकाय हैं, लेकिन उसका जो एक निकाय है वो जनरल असेंबली, और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो आपको ये पता होगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसको यूएनओ का हृदय स्थल माना जाता है। दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ यूएनओ। तो उसको ज़्यादा पावर दिया गया है। उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स भी दिए गए हैं, और उन परमानेंट मेंबर्स की विशिष्ट स्थिति को स्वीकार की गई है, क्योंकि वो विजेता राष्ट्र थे एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूएनओ। और कहीं न कहीं लीग ऑफ नेशंस की विफलता से सबक लेकर ही ऐसा किया गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में ऐसा देखा गया कि सभी राष्ट्रों को समानता का स्तर मिला, इसलिए जो पावरफुल स्टेट्स थे उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रह गया, उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं रह गया कि हम इसका मेंबर्स बने। इसमें किया गया चलो कोई नहीं, कम से कम जो 5 विजेता राष्ट्र हैं उनकी विशिष्ट स्थिति हम स्वीकार करें। तो चलिए वो बात हुई। अब यहाँ आप अगर देखेंगे इसकी सामूहिक शांति के फ्रंट पर इसने जो काम किया, तो
इसमें एक कमजोरी तो यही हुई कि जो असेंबली थी और सिक्योरिटी काउंसिल थी, दोनों को समान या बराबर पावर दे दिया गया। तो दोनों को बराबर पावर देने के कारण तुम देख रहे हो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उतना पावरफुल रही नहीं गई। वह कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो सॉरी असेंबली थी, असेंबली की जो काउंसिल थी वो काउंसिल उतना पावरफुल नहीं थी, दोनों का समान पावर। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि लीग ऑफ नेशंस में एक जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें एक आर्टिकल 5 का प्रावधान, उसको कहते हैं अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 5 में एक प्रावधान यह था कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से होगा। देयर शुड बी द यूनानिमस डिसीजन। आप समझ सकते हो यूनानिमस डिसीजन तो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर यह भी एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया, मतलब दंत विहीन संगठन। यह आगे सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाएगा। एक ये फैक्टर काम कर रहा है। और तब अब हम आपको बताते हैं उपनिवेशों के संबंध में नीति। उपनिवेशों के संबंध में नीति की जहाँ तक बात होगी तो मैं यहाँ पर आपको दो बातें बताना चाहूँगा। एक, उपनिवेश में यहाँ दो तरह के हैं। एक तरह के उपनिवेश है, सभी उपनिवेश हैं जो विजेता पक्ष के उपनिवेश हैं। उपनिवेशों के संबंध में नीति, के संबंध में नीति, उपनिवेशों के संबंध में नीति में मैं आपको बताऊंगा कि एक विजेता पक्ष के उपनिवेश, ठीक है। तो विजेता पक्ष का जो उपनिवेश है तो उसमें तो मैं आपको बताऊं कि विल्सन महोदय जब आए थे और विल्सन महोदय ने जब 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी तो पहले उपनिवेश की जनता के जो उपनिवेश की आपके पहले मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, विजेता पक्ष के उपनिवेश। तो विजेता पक्ष के उपनिवेश तो अधिकांश वही है। और दूसरा है पराजित पक्ष के उपनिवेश। दूसरा है पराजित पक्ष के उपनिवेश। पराजित पक्ष के उपनिवेश, तो दोनों की भूमिका अलग है। देखो अब विजेता पक्ष के उपनिवेश है वह पहले से ही उछल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद लगी हुई थी कि वॉर के बाद हमें कोई बड़ा कंसेशन मिलने जा रहा है। जैसे इंडिया हुआ, इंडिया में महात्मा गांधी, जो गांधी कैंप के गांधी, वो ब्रिटिश के सपोर्ट में खड़े थे। उधर चीन में डॉक्टर सन्यास सिंह, मिस्र में जरनुल पाशा, सबकी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगी थी। सबों की उम्मीदों पर तुषारपात करने वाला था। क्योंकि देखो अब इस वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घोषणा हुई थी तो प्रोपेगेंडा वैल्यू के लिए प्रचार के कारण ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने घोषित करने का प्रयास किया था कि यह युद्ध प्रजातंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो लोगों में भ्रम आ जाना बहुत ही स्वाभाविक, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर जब विल्सन महोदय 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आए कि भाई मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के लोगों को आत्मनिर्भर का अधिकार मिलेगा, उपनिवेश की जनता इतना उत्साहित थी उपनिवेश के लिए, उनको लग रहा था कि अरे ये तो राइट टू सेल्फ जजमेंट हमारे ऊपर भी लागू होगा। तो राइट टू सेल्फ जजमेंट हमारे ऊपर लागू होगा। तो हालांकि विल्सन महोदय ने बहुत पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यह आपके ऊपर लागू नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप यह केवल यूरोप के संदर्भ में लागू होगा। लेकिन फिर भी विल्सन से कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें लगी। तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने सब सॉरी जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी अपने उपनिवेशों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया नहीं। जैसे भारत को रॉलेट एक्ट दे दिया, उधर मिस्र में राष्ट्रवादी मूवमेंट को दबाने की कोशिश की गई, उधर चीन के साथ विश्वासघात हुआ। उसे कहा गया था कि शांतुल का प्रदेश जो पहले जर्मनी का हुआ करता था वह चीन को लौटा दिया जाएगा और शांतुल का क्षेत्र उल्टा जापान को दे दिया गया। इसी प्रकार से सब कुछ न कुछ बातों से सभी उपनिवेश पीड़ित थे। तो ऐसे उपनिवेशों के द्वारा उस समय आंदोलन चलाया जाएगा, मूवमेंट चलाया जाएगा, जो मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये उपनिवेश। ये उपनिवेश का मतलब जो पराजित पक्ष के उपनिवेश, क्योंकि जो डिफीटेड पार्टी थी, जो डिफीटेड कंट्रीज थे, उनके उपनिवेश छीने जाने थे। तो अब अगर उनके उपनिवेश छीने जाने हैं तो उनका क्या होगा। अब वुडरो विल्सन यूएसए से आए थे और आप जानते हो यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने आप को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वो यह भी सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वो अन्य यूरोपीय शासकों की तरह मगरमच्छ नहीं है, बल्कि वह लोगों के स्वतंत्रता का, उनके अधिकारों का सम्मान करता है। तो अब वुडरो विल्सन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर को, लॉर्ड जॉर्ज को, क्लीमेंसो को, कि देखिए पुराना वाला उपनिवेशवाद नहीं चलेगा। क्योंकि इधर ब्रिटिश और फ्रेंच पार्टी ये दोनों चाह रहे थे कि कोई न कोई बहाने हम इन उपनिवेशों को हड़प डालें। तो वुडरो विल्सन ने कहा पुराना कॉलोनियलिज्म तो नहीं चलेगा। तो अब क्या हुआ कि सिर्फ कॉलोनियलिज्म का जो उपनिवेश है बात, उसका रूप बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया। तो अभी जो हमने सामूहिक शांति में राष्ट्र संघ की बात की है, लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस में एक प्रावधान था। आप अगर लीग ऑफ नेशंस के प्रावधान को देखेंगे तो वहां पर एक कलेक्टिव पीस में एक प्रावधान था। उस प्रावधान को कहते हैं मैंडेट सिस्टम, मैंडेट प्रणाली। वहां पर जो प्रावधान था उस प्रावधान को कहते हैं मैंडेट प्रणाली, मैंडेट प्रणाली, दैट इज कॉल्ड द मैंडेट सिस्टम। इस मैंडेट सिस्टम में यह था कि इन राष्ट्रों को एक प्रकार से मैंडेट दिया जाए। मैंडेट का मतलब है कि जो पराजित पक्ष जैसे जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की, उनके उपनिवेश छीन लिए। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को उपनिवेश छीनकर और विभिन्न कह सकते हो कि जो विजेता पक्ष है वो आपस में ब्रिटेन और फ्रांस और कुछ और कंट्री थे, साउथ अफ्रीका वगैरह, उन्होंने उपनिवेश को अपने अंतर्गत ले लिया। इनको एबीसी समूह में बांट दिया गया और प्रावधान यह रखा गया कि इन उपनिवेशों के विकास के लिए हमने इनको मैंडेट के तहत रखा। और मैंडेट किसने दिया। लीग ऑफ नेशंस ने। मैंडेट से अधिकृत करने का मतलब हुआ, मैंडेट प्रणाली का आप कह सकते हो प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि भाई हमने अधिकृत किया, यह एक अविकसित क्षेत्र है, इस अविकसित क्षेत्र को विकसित करना आपका दायित्व है और यह विकसित करने का मैंडेट आपको दिया। यही था प्रावधान। तो कुल मिलाकर वो जो पुराने उपनिवेशवाद है उसको वो एक नए तरीके से और नए ढंग से उपनिवेशवाद भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो अब चलते हैं ये पक्ष में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और भी दिखाना चाहता
कि वर्साई की संधि ये चल नहीं पाई। आगे मैं 1-2 क्वेश्चन फॉर्म कर दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा। वर्साई की संधि चल नहीं पाई, वर्साई की संधि नहीं चलने की वजह यह थी कि ये देखो, ये जो वर्साई की संधि उसके बारे में कहा गया ताश के पत्तों की तरह। ताश के पत्तों का घर क्यों साबित? ताश के पत्तों के घर से मतलब है कि हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ढाने। तो ढाने का पहला कारण है जर्मनी के लिए बहुत कठोर संधि थी। जर्मनी के लिए इतनी कठोर संधि थी कि जर्मनी कभी इसे सम्मान से देखा नहीं। और एक उनका सबसे बुरी चीज़ आपको लगेगी, मित्र राष्ट्रों की सबसे बड़ी विफलता कि जैसे देखो जर्मनी में पहली बार कोई गणतंत्र बना था वाइमर गणतंत्र। अगर उस वाइमर गणतंत्र के साथ, उस रिपब्लिक के साथ वो अच्छा व्यवहार करते, तो जर्मन लोग भी उस रिपब्लिक को इज्जत की दृष्टि से देखते। लेकिन जब इन लोगों ने उसके साथ इज्जत नहीं बरती, उसको इज्जत नहीं की, तो जर्मन जो लोग हैं, उनकी नज़र में भी उसकी इज्जत नहीं हुई, बल्कि उसको वर्साई की अपमानजनक संधि से जोड़कर देखा गया। परिणाम है, इसका सीधा फायदा आगे नाज़ी पार्टी और हिटलर के द्वारा उठाया जाएगा और इसको समाप्त करेगा। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा देश सोवियत संघ इस संधि में शामिल नहीं हुआ। अब सोवियत संघ को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, वो चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था, उसको आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया गया। तो अब सोवियत रूस को तो इसके प्रति कभी सम्मान रहा नहीं। तीसरा, पेरिस शांति सम्मेलन के तुरंत बाद अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था, जबकि दूसरी ओर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समन्वय और सहयोग की कमी थी। अब देखिए, पहले बात यह थी कि फ्रांस का यह कहना था, फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को और भी दंडित किया जाए। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन कहते थे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जैसे अब फ्रांस का प्रपोजल यह था कि पूरे राइन क्षेत्र को आप जर्मनी से अलग करके उसको आप बफर क्षेत्र कहते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र बना दें। तो वुडरो विल्सन ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे 50 लाख जर्मन जनसंख्या जर्मनी से अलग हो जाएगी, जो राइट टू सेल्फ जजमेंट मतलब आत्मनिर्णय के अधिकार के खिलाफ होगा। तो उसने कहा कि तो ठीक है, तो आप फिर हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो? तो वुडरो विल्सन ने कहा अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कि आप घबराओ मत, हम और ब्रिटेन दोनों आपकी सुरक्षा की गारंटी दें, मतलब गारंटी ऑफ सिक्योरिटी। तो जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंस, वो अपने 80 वर्ष की मैंने 80s के एज में जा रहा था। उसने सेडान का वॉर भी देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा था। तो वो इस बात को भली भांति जान रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह के खोखले आश्वासनों के लिए जगह नहीं है। लेकिन चलो फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है। इसे रुचि नहीं पाया यूरोप में, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को उसके सीनेट ने ही वीटो लगा दिया, उसको वापस जाना पड़ा। और जब वह चला गया तो फ्रांस ने ब्रिटेन से पूछा कि भाई अब आप क्या कर रहे हो हमारी सुरक्षा के लिए? तो ब्रिटेन ने कहा कि हम अकेला क्या कर सकते हैं? जब हम दोनों मिलकर गारंटी देने वाले थे, अब जब यूएसए है ही नहीं, तो अकेले दम पर तुम आपको गारंटी दे नहीं सकते। अब इस सिस्टम का टूटना क्या हो गया? एक आपने एक कठोर हुआ तो उसी तरह की बात है कि आपने सांप को चोट पहुंचाई है, उसको खुला छोड़ दिया, तो अब तो पलट कर वो काटेगा ही। अब जर्मनी को इतना दंडित कर दिया गया है और फिर जर्मनी को घेरने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है, तो आगे कुछ दूसरा होगा ही। तो ये तीसरा कारण है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में राष्ट्रसंघ की विफलता। और राष्ट्रसंघ आपने बनाया ही, उसको एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन को होने नहीं दिया। वो पहले शुरू में जो डिफिकल्ट पार्टी है, जो पराजित राष्ट्र, उसको मेंबरशिप भी नहीं दी, तो पहले से ही उसको पक्षपातपूर्ण संस्था के रूप एक देखा गया कि भाई ये पक्षपात करती है विजेता पक्ष के साथ। और उसके पास वैसे भी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन था, उसके पास शक्ति थी नहीं रोकने की, तो वो क्या कर सकती थी? तो कुल मिलाकर ये 1 2 3 4 ये 4 कारण है जो दर्शाते हैं कि वर्साई की संधि ताश के पत्तों का घर क्यों सिद्ध हुई। या अगर वर्साई की संधि के बजाय आपको यह भी आ जाए कि पेरिस शांति सम्मेलन ताश के पत्तों की तरह के घर की तरह क्यों सिद्ध हुई, तो भी आप यही चीज वहां पर डाल देंगे। अब पेरिस शांति सम्मेलन के बाद उपनिवेशों का मोह भंग उपनिवेशों के बारे में स्पष्ट बता चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ उपनिवेशों ने उत्साहपूर्वक मातृ देश का समर्थन किया था। उन्हें लगा था कि युद्ध के बाद उनको कुछ लाभ मिलेगा, जैसे इंडिया है, चाइना है, उन सब की बात मैंने की है। तो उसमें मिस्र का प्रधानमंत्री जबरुल पाशा है, जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता की उम्मीद लगाए बैठा है। भारत की उम्मीद है सबकी, लेकिन सबकी उम्मीदों पर तो सरापात हुआ। अब तो एक तो वो हुआ, अब मैं पराजित पक्ष के उपनिवेश के बारे में बता रहा हूँ। इसी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहा हूँ, आप लोगों को इसको निगाह देनी है। और मैं क्वेश्चन भी लास्ट में फॉर्म कर दूंगा। वह क्वेश्चन है अरब क्षेत्र, मतलब अरब क्षेत्र जो सुलग रहा है, वो अरब क्षेत्र कैसे सुलगा, अरब क्षेत्र इसकी क्या वजह है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखता हूँ उसको, एक अरब क्षेत्र ये हुआ तुर्की। तो तुर्की का जैसे ईस्ट यूरोप में, पूर्वी यूरोप में बहुत सारा भूभाग था, उसी प्रकार तुर्की का पश्चिम एशिया, तो उत्तरी अफ्रीका में मिस्र तो पहले ही स्वतंत्र हो गया, तो इसको फिर छोड़ दिया मिस्र को। आप इन क्षेत्रों को देखिए, ये पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में है। ये पहले अभी आप जिसको सऊदी अरबिया देखते हैं, पहले हिजाज था। और ये सब अरब क्षेत्र है, पूरे अरब का ही भूभाग था। ये ईरान है, इराक है, ये सीरिया है, तो ये सब क्षेत्र पहले थे, ये सब अरब क्षेत्र में। और ये सब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा। तो इसमें हुआ ऐसा कि ऑटोमन, अब आपको शायद याद ना हो, मैं बहुत उम्मीद, मतलब ये इतनी बड़ी उम्मीद भी रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि आपको डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल याद होगा कि नहीं। वैसे आप लोग मेधावी हो, शायद आपने याद रखा होगा कि मैंने बताया था कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। और कुस्तुनतुनिया के पतन से आशय क्या है, तो वह भी मैंने बताया है कि जो ऑटोमन मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, जिसे रास्ता अवरुद्ध हुआ था और फिर नई दुनिया की नए मार्केट को शुरू हो गया। ये वही तुर्क जिन्होंने मध्य एशिया से आकर ऑटोमन की जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, और फिर उन्हें बहुत बड़ा इंपायर बनाया। पीछे वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि 19वीं सेंचुरी के बिगनिंग में या सिख मैन ऑफ यूरोप हो चुके थे, तो अधिकांश यूरोपीय भूभाग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही दबा चुके थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी बारी आ गई थी इस अरब क्षेत्र की। उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि मैंने बताया, दो पार्टी में, एक तो एलाइड पावर थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी पार्टी थी जिसको सेंट्रल पावर कहते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। लेकिन इटली बाद में निकल गए और वहाँ पर तुर्की आ गया। तो ऑटोमन साम्राज्य जिसको आप बोलते हो, ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की एक ही है, या सेंट्रल पावर का हिस्सा। तो अब ब्रिटेन को तो चूंकि
एलाइड पावर्स का था, तो ब्रिटेन को सबसे अधिक निगाह रहती थी ऑटोमन साम्राज्य पे। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन तो वह राक्षस था जिसका पोता भारत था, जिसमें उसकी जान थी। तो ब्रिटेन तो हमेशा पूर्वी यूरोप के, देखो अब ये लाल सागर एरिया या फारस की खाड़ी, और इन दोनों भूभाग ऑटोमन साम्राज्य के निगरानी में है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को यह लग रहा है कि ऑटोमन साम्राज्य हमारा पूरब की ओर जाने वाला रास्ता न रोके। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा टारगेट ब्रिटेन का था ऑटोमन साम्राज्य। ओके, इसी में आपको सूचना मिलती है कि घटना कुछ इस प्रकार की हुई। वो घटना यहाँ ये ऑटोमन साम्राज्य में, जब आप अगर इन क्षेत्रों पर निगाह डालोगे तो पता चलेगा कि यह क्षेत्र जो अरब क्षेत्र है, ये अरब क्षेत्र वही अरब क्षेत्र जहाँ ओरिजिनली इस्लाम, जैसा हिजाज का क्षेत्र है, इसी हिजाज में मक्का है, मदीना है, तो जहाँ पर इस्लाम का उद्भव यही अरब क्षेत्र में हुआ था। और अरब वाले अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज समझते थे। और जब ऑटोमन तुर्क मध्य एशिया से आया हुआ, उसने मुस्लिम देशों का खलीफा अपने आप को घोषित कर दिया। अब इनको इस बात से गहरी आपत्ति थी कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज हम, और आप कैसे अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा कर सकते। तो इस प्रकार से इनका अपना जो अपना रवैया था, इनका जो अपना मानना था, वो मानना अलग था कि भाई यह अपने आप को खलीफा को अपना खलीफा नहीं मानते थे। और जो अरब के लोग थे, वो अरब के लोग कहीं ना कहीं मक्का का ग्रैंड शरीफ हुआ करता था, उसका नाम हुसैन था, उस हुसैन को अपना खलीफा माना। अब देखिए, एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था लॉरेंस, उसको लॉरेंस ऑफ अरबिया था, जो अरब क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो ब्रिटेन के मामले में एक षड्यंत्र घर पकड़ने लगा। और वह षड्यंत्र यह था कि उसे यह लगा कि हुसैन की दोस्ती, आप कहोगे जिसको मैंने ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम बताया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मित्रता हुसैन के बड़े बेटे फैसल के साथ। तो अब ब्रिटेन के दिमाग में खिचड़ी यह पक रही थी कि हम लॉरेंस के जरिए और फैसल के माध्यम से हुसैन के साथ संपर्क करें, जो ग्रैंड शरीफ और मक्का है, और उसके साथ एक गुप्त संधि है। उस गुप्त संधि में यह था कि हुसैन और फैसल ये अरब क्षेत्र में लोगों का विद्रोह तुर्की के अगेंस्ट में भड़का दें, यानी ऑटोमन साम्राज्य के अगेंस्ट में। और ऑटोमन साम्राज्य उसके दमन के लिए अपनी सेना भेजेगी, उससे पहले हम अपनी सेना भेजेंगे। तो ब्रिटिश सेना की सहायता से फैसल और हुसैन ऑटोमन तुर्कों को वहाँ से खदेड़ दें, उस क्षेत्र को आज़ाद कर लें, और फिर आगे जब वॉर समाप्त होगा और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें पूरी अरब क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक अरब राष्ट्र बनाया जाएगा, जिसका शासक हुसैन। तो अरब राष्ट्र मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना अरब लोगों में पनप रही थी। पहले मिस्र ने लीड करने की कोशिश की थी, लेकिन मिस्र का अपना रास्ता अलग हो गया था। तो एक तरह से आप समझिए यहाँ पर प्रमुख रूप से अरब राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन उस काल में यही परिस्थिति में हो रही है। और तब इसी क्रम में 1915 में एक हुसैन महोन समझौता हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश ने हुसैन और फैसल को 1915 में एक गुप्त संधि की कि आप विद्रोह को भड़काओ और हम आपका साथ दें। तो एक समझौता ये देखिए, जैसे आपको अरब क्षेत्र में आज जो समस्या देखते हो, उन समस्याओं की जड़ 3 संधियों में, और हम यहाँ आपको इन तीनों संधियों की चर्चा करते हैं। एक हुसैन महोन समझौता जो अभी मैंने आपको बताया 1915 में हुआ। 1915 के इस समझौते के अनुसार कि ब्रिटिश सहायता से हुसैन और फैसल को तुर्की के अगेंस्ट में इस क्षेत्र को आज़ाद करवाया, और किया भी। उन्होंने विद्रोह भड़काया, और जब ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी सेना भेजी तो ब्रिटेन ने उसकी सेना का मुकाबला किया, और कुल मिलाकर ऑटोमन साम्राज्य को अरब क्षेत्र से हटना था। लेकिन उसी समय 1915 में ही गुप्त रूप से सीक्रेटली ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट संधि कर दी थी, कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। उसका नाम होगा साइक्स-पिकोट समझौता। और साइक्स-पिकोट समझौता में यह होगा कि हम हुसैन या पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक अरब राष्ट्र नहीं बनाएंगे, बल्कि इस भूभाग को आपस में बांट लेंगे। देखिए, क्योंकि रूस भी वहाँ था, रूस को उसके बदले कोई दूसरी रियायत दी गई थी, रूस को वो हिस्सा न देके अलग हिस्सा देने की बात की गई थी, जिसमें रूस का शासक होगा जार निकोलस द्वितीय। लेकिन अभी आपको आगे पता चलेगा कि तभी रूस की क्रांति हो जाएगी, और जब रूस की क्रांति होगी तो नेचुरली रूस की क्रांति के बाद यू जस्ट कम टू रियलाइज दैट कि जब रूस की क्रांति होगी, तो रूस की क्रांति के बाद जब वहाँ पर एक बोल्शेविक सरकार की स्थापना लेनिन के अंतर्गत होगी, तो लेनिन इस ट्रीटी के प्रावधानों को डिस्क्लोज कर देगा। वह इसको गुप्त नहीं रखेगा। दुनिया उसे पहले ही अरब क्षेत्र में लोग जानेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। और तीसरी संधि तो नहीं कर सकते हो, घोषणा कर सकते हो। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा लाई थी, घोषणा कहते हैं बाल्फोर घोषणा। और आज जो आप फिलिस्तीनी और इजराइल का प्रॉब्लम देख रहे हो, वो फिलिस्तीनी इजराइल का प्रॉब्लम बाल्फोर घोषणा में ही निहित है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, और मैंने यहाँ पर उसको डील किया हुआ है, और वो उसको आप देखिए, यहाँ पर आपको बताया हुआ है। यूरोपीय शक्तियों की महत्वाकांक्षा से उत्पन्न हुई जो विरोधाभासी स्थितियाँ हैं, और मैंने अपने अध्ययन सामग्री में दी हुई है। आप हमारी अध्ययन सामग्री जो क्लास नोट्स, उस पर जिस पर हेडिंग क्लास नोट्स लिखा हुआ होगा, वो आपको उसमें तीनों होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट को उसमें पढ़ना शुरू करना। उसमें हुसैन महोन समझौता जो पहला वाला मैंने बताया, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, में लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला है हुसैन महोन, या हुसैन के साथ समझौता भी आप लिख सकते हो। हुसैन के साथ समझौता से भी काम चल जाएगा। और 1915 दूसरा आप साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, यानी साइक्स-पिकोट समझौता। और तीसरा आपका हुआ
ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी 1915 में रख दिया, हालांकि डिस्प्यूट 1917 में है। इसको आप मान लें बालफोर घोषणा, इसको 1916 और बालफोर घोषणा 1917। अब ये क्या है, मैं परिस्थितियाँ आपको बड़े आराम से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, उसने इसे एक संयुक्त नहीं बनाया या अरब राष्ट्र नहीं बनाया, उसने इसको कई टुकड़ों में बांट दिया। जैसे ईरान को अलग है, ईरान को अलग छोड़ दीजिए। ये जो रीजन ऑफ हिजाज देखते हैं, इस हिजाज का शासक हुसैन को बना दिया। हुसैन कौन है? फैसल का पिता, ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का। लेकिन ये हिजाज जो हुसैन को शासक बनाया गया, उसमें वास्तविक शासक ब्रिटिश ही बने रहे, क्योंकि हुसैन के ऊपर ब्रिटिश का था। हुसैन के बड़े बेटे फैसल को इराक का राज्य दे दिया गया, लेकिन वह भी फैसल भी ब्रिटेन के अधीन ही इराक पर शासन किया। और इधर केवल ये जो फिलिस्तीनी क्षेत्र आप देख रहे हो, ये फिलिस्तीनी, जहाँ ट्रांस जॉर्डन है, तीसरा है ट्रांस जॉर्डन। तो एक हुसैन हुआ, हुसैन के दो बेटे, हुसैन के बड़े बेटे फैसल को इराक का शासक बना दिया गया, उसके छोटे बेटे का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को ट्रांस जॉर्डन का शासक बना दिया गया। यमन को पहले ही स्वतंत्र कर दिया गया था 1911 में ही, इसलिए यमन वाला मुद्दा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं, वो पहले से ही स्वतंत्र है 1911 से ही। और ट्रांस जॉर्डन अब्दुल्ला के अंतर्गत, फैसल के अंतर्गत इराक और हुसैन के अंतर्गत हिजाज, तो इन तीनों जगहों पर निरीक्षण का काम ब्रिटिश कर। इसके अलावा ब्रिटिश ने ये जो देख रहे हैं फिलिस्तीनी क्षेत्र है, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र का संरक्षक यानी मैंडेट के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र का मैंडेट ब्रिटेन को दे दिया गया, क्योंकि आप अगर फिलिस्तीनी क्षेत्र को देखोगे तो बिल्कुल ये स्वेज कैनाल, स्वेज नहर से सटा हुआ है। तो ब्रिटिश को लग रहा है कि चलो इसी बहाने हम स्वेज कैनाल की भी हिफाजत करेंगे, तो उसका मैंडेट, मैंडेट कहते हैं संरक्षण प्रणाली को ध्यान रखना, मैंडेट शब्द दबाना मत। उसी प्रकार से सीरिया और लेबनान, ये दो क्षेत्र है, तो सीरिया और लेबनान का मैंडेट फ्रांस के अंदर रख दिया गया। तो क्या इनको आश्वासन दिया गया था और क्या मिला? पूरे अरब क्षेत्र को बांट दिया गया, और इस कारण से जो अरब राष्ट्रवाद है वो खोलने लगा, वो उबलने लगा। वही जो उबाल है वो आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। अब आगे देखोगे, ये जो हिजाज है, यही हिजाज 1932 में सऊदी अरब बन जाएगा। 1932 में यही सऊदी अरब के रूप में स्वतंत्र हो जाएगा। 1932 में इराक भी स्वतंत्र हो जाएगा, और सीरिया, लेबनान 1941 तक स्वतंत्र होगा। लेकिन ये कई टुकड़ों में बटे रहेंगे, और ये अरब वालों को इस बात का एहसास रहेगा कि उनके साथ जबरदस्त विश्वासघात हुआ है। इस घटना को आप याद रखिएगा, आगे मैं इस पर क्वेश्चन भी फॉलो करूँगा। अब देखिए, यहाँ जो फिलिस्तीन क्षेत्र है, इसमें जो मैंने 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र बताया, तो बाल्फोर घोषणा पत्र का आशय आप समझ लीजिए। इस बाल्फोर घोषणा पत्र का आशय क्या है? तो बाल्फोर घोषणा पत्र का आशय यह था कि एक्चुअली पहले जो यहूदी लोग थे, वो यहूदी पहले जो फिलिस्तीन क्षेत्र है, मतलब मैंने बहुत पहले जहाँ पर आपको बैकग्राउंड क्लास बताया होगा, वहाँ पर बताया होगा कि पहले मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब इराक वाला जो भाग है, वहाँ रहते थे, और अपने प्रॉफिट अब्राहम के नेतृत्व में ये आ गए थे फिलिस्तीनी सीरिया क्षेत्र में। तो फिलिस्तीनी सीरिया क्षेत्र में आकर बस गए यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ उस क्षेत्र में कि वहीं पर वो निवास करने लगे, तो यहूदी लोग। लेकिन आगे चलकर वह जो पूरा का पूरा फिलिस्तीनी सीरिया क्षेत्र है, वो चलाया रोमन साम्राज्य के निर्माण। और मैंने आपको बताया था कि यह जो आप टर्म देख रहे हो, ये विशेषकर, तो एक्चुअली यह क्षेत्र जिसको फिलिस्तीनी सीरिया क्षेत्र कहते हो, वो फिलिस्तीनी सीरिया क्षेत्र की समस्या यह थी, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ, और जिसे आप यहूदी कहते हो, तो यहूदी पश्चिम का पहला एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर की पूजा और निराकार ईश्वर की पूजा, इंग्लिश में उसको मोनोथिज्म कहते हैं। तो यह जो यहूदी पंथ था, जिसको जुडाइज्म भी बोलते हैं, वह एकेश्वरवादी था। एकेश्वरवादी का मतलब है ईश्वर एक और निराकार ईश्वर। अब समस्या यह आई, जब रोमन इंपायर ने उस क्षेत्र को जीत लिया, उन्हें यहूदियों से रोमन इंपायर को कष्ट था। कष्ट होने का कारण यह था कि रोमन इंपायर के अंतर्गत मूर्ति पूजा का प्रचलन था, आइडल वर्शिप का, और यहूदी लोग आइडल वर्शिप की आलोचना करते थे, एक ईश्वर की बात करते थे। रोमन इंपायर में बहुदेववाद था, यहूदी धर्म में ईश्वरवाद था, और सबसे बढ़कर जो रोमन इंपेरर थे, उनकी मूर्तियों की पूजा होती थी। इस बात को यहूदी लोग पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ, या वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, वहाँ पर यहूदियों को बहुत ज़्यादा परजिक्यूट किया जाने लगा। तो परजिक्यूट किया जाने लगा, तो यहूदी इधर उधर भागकर यूरोप में और अन्य क्षेत्रों पर, आपको आश्चर्य होगा, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में यहूदियों का एक समूह इंडिया भी आया था, और शायद सबसे बढ़िया व्यवहार यहूदियों को इंडिया में ही मिला था। इतना बढ़िया व्यवहार यहूदियों को अन्यत्र कहीं नहीं मिला। अब यूरोप में गए तो वहाँ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन के दो कारण, एक कारण क्या है कि वह एक बड़ा ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो जिन क्षेत्रों में जाते थे वहाँ के व्यावसायिक वर्ग को रास्ते से हटा देते थे। तो चूंकि व्यावसायिक वर्ग को रास्ते से हटा देते थे, तो जाहिर है कि उस व्यावसायिक वर्ग में उनके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष पनपने लगता। दैट वाज द वन फैक्टर, एक फैक्टर वो काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर काम कर रहा है कि वे जहाँ भी जाते उन क्षेत्रों में, मतलब जो ईसाई हैं, वो ईसाई स्वाभाविक रूप से उनको अपने से अलग समझते, सेंस ऑफ अदरनेस उनके प्रति पैदा करते। वजह क्या है कि जो आप स्टोरी देखोगे, जहाँ ईसा मसीह के बारे में आप जाना, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन का मतलब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उसमें घटना के अनुसार जो स्टोरी है, उस स्टोरी में यह कहा गया है कि उन्हें सूली पर चढ़ाने में कुछ, जो उनको खैर रोमन गवर्नर का हाथ था, लेकिन हाँ, उनको रोमन गवर्नर तक पकड़कर लाने में कुछ यहूदियों का भी हाथ था। तो इसलिए एक एंटी क्रिश्चियन, एक जो एंटी जुडाइस्ट या एंटी जूज मेंटेलिटी एक नॉर्मल क्रिश्चियन में उनका भी सामना उनको करना पड़ता। तो धीरे धीरे चूंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, वर्ल्ड वाइड उनका एक्सपेंशन था, तो उनके अंदर एक डायस्पोरा क्लास पैदा हो गया था। डायस्पोरा क्लास का मतलब है कि आप डायस्पोरा का मतलब समझते हो कि डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि जहाँ वह जो विदेश में रहते हैं, जिसका विदेशी
अपने ही देश के लोग जो विदेश के बाकी जगहों पर फैले हुए होते हैं, जिसको इंडिया में आप एनआरआई वगैरह कहते हो, तो जो डायस्पोरा वर्ग था वह बहुत काफ़ी धनी था। तो धीरे धीरे उनमें एक जियोनिस्ट मूवमेंट पैदा होने लगा। जियोनिस्ट मूवमेंट से मतलब है कि हम पूरे यहूदी क्षेत्र को मिलाकर एक यहूदी राष्ट्र बनाएं। तो यहूदी क्षेत्र को मिलाकर जो यहूदी राष्ट्र बनाएंगे, इस प्रकार का जो जियोनिस्ट मूवमेंट उनके अंतर्गत पनपने लगा। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में, तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यहूदी डायस्पोरा ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप हमें फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक राष्ट्र बनवाओ। तो ब्रिटेन को यहूदियों के पास तो काफ़ी पैसे थे, तो यहूदियों को उनके आप समझ सकते हो कि ब्रिटेन को भी कुछ उनके मनी, कुछ पैसों की जरूरत थी। तो ब्रिटेन ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर 1917 में बाल्फोर घोषणा लाई कि इस फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को अलग होमलैंड दिया गया। अब बड़ी चालाकी से ब्रिटेन यहाँ पर यहूदियों को बसाता था। और यहूदी आते थे, वैसे भी वह डेजर्ट रीजन था, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन तो कोई फिलिस्तीन क्षेत्र में है नहीं, लेकिन फिर बहुत कीमत देकर ज्यूज लोग वहाँ लैंड खरीदने लगे। पहले अरब फिलिस्तीन लोगों को पता नहीं चला, पड़े तो खुश होने लगे कि शायद हमें असली कृपा हो गई है गॉड की, वो हमें इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। लेकिन फिर धीरे फिर वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाने शुरू किए, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोले। तो जब धीरे धीरे वो अपना पाँव पसारने लगे, तो अब पता चल गया फिलिस्तीनी लोगों को भी, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, और एक अच्छी खासी यहूदी कौंसिल वापस गई। अब जब ब्रिटेन के अगस्त में जब प्रतिक्रिया होने लगी, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर ब्रिटेन ने यह मामला यूएनओ में डाल दिया। और यूएनओ पर भी चूंकि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव था, अब आपको जिज्ञासा यह होगी कि आखिर यूएसए क्यों इसराइल को इतना फेवर करता है। तो आप कारण जानिए, यूएस इसराइल को इसलिए इतना फेवर करता है क्योंकि यूएसए के जो 70-80% रिसोर्सेस है, उनका 3% यहूदियों का मेंटेन होता है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव से लेकर और हर चीज़ में यहूदियों की बहुत बड़ी कैपिटल लगी हुई है। तो अब यहूदी, अब यूएसए पर भी जियोनिस्ट का प्रभाव है, ब्रिटेन पर भी है। तो अब यूएनओ में मामला आया, उसी साल कश्मीर का भी मुद्दा आया था 1947 में, और दोनों पर जो यूएनओ का वर्डिक्ट है उसकी निष्पक्षता पर क्वेश्चन लगाता है। वहाँ पर भी उसने निर्णय दिया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र को दो भागों में बांट दीजिए, दो राज्य बना दीजिए। 65% उसमें फिलिस्तीनी लोगों को दिया और 35% यहूदी लोगों को दिया। यहूदी लोगों को 35% पाकर फूले नहीं समाये, उतना ही उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने सबसे आशीर्वाद लेकर अपना काम शुरू कर दिया, अपना एक अलग स्टेट फॉर्मेशन में लग गए। उधर जो फिलिस्तीनी लोग हैं उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, उसने और फिर पूरे अरब विश्व ने ही इस वर्डिक्ट को अस्वीकार कर दिया, न्यायपूर्ण बताकर। और 1948 में अरब वालों ने मिलकर और यहाँ पर उनके ऊपर हमला कर दिया, मतलब यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया। अब सारे अरब देशों ने मिलकर यहूदियों पर हमला कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यहूदी पहले से इस स्थिति के तैयार थे, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में वेपन जुटा रखे थे, और उन्होंने बड़ी आसानी से अरब राष्ट्रों को पराजित कर दिया। इस प्रकार से उन्हें इस मुहिम में बहुत बड़ी सफलता मिली, और यह पूरी दुनिया चकित रह गई। इसके बाद और भी 1966 में वॉर होंगे, 1972 में यॉम किपुर के वॉर होंगे, 1982 में आप देखोगे वियतनाम के वॉर होंगे, और धीरे धीरे यहूदी अपना पाँव बढ़ाते जाएंगे। आज फिलिस्तीनी लोग मात्र 35% पर सिमट कर रह गए, यहूदी लोग 65% पर कब्जा किया हुआ है, वॉल बना चुके हैं। और सबसे बढ़कर गाजा पट्टी में उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को एक सेकंड क्लास सिटीजन बना रखा है, उनकी वजह से क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए जो फिलिस्तीनियों का अधिकार है वो आज एक बहुत ही ज्वलंत मसला हो गया। अब देखो, इस सारी इन तीनों संधियों में पूरी अरब क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसलिए किसी क्रिकेट ने वास्तव में कहा है कि अगर यूरोप के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 31 वर्षों का युद्ध था,